सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे करंट अफेयर्स क्विज। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट पे वो चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग यूनिवर्सल पब्लिक रिव्यू। यूनिवर्सल पब्लिक रिव्यू के बारे में हमें कुछ स्टेटमेंट्स बतानी है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट हमें बोल रहे हैं यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू इज़ अ यूनिक प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स अ पीरियोडिक रिव्यू ऑफ ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल यूएन नेशन मेंबर स्टेट्स। बोल रहे हैं कि यूनिवर्सल जो पीरियोडिक रिव्यू है वो एक यूनिक प्रोसेस है जिसमें पीरियोडिक रिव्यू किया जाता है ह्यूमन राइट्स का, जितने भी यूएन के मेंबर नेशंस हैं उनमें। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारी? बिल्कुल सही है, ठीक है। यूनिवर्सल पब्लिक पीरियोडिक रिव्यू इसी को बोला जाता है। सेकंड है, यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू इज़ द सिग्निफिकेंट इनोवेशन ऑफ ह्यूमन राइट काउंसिल। बिल्कुल, ये ह्यूमन राइट काउंसिल का एक इनोवेशन है जिसमें इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है सभी कंट्रीज़ को। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड है, इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल स्टेट्स टू डिक्लेयर व्हाट एक्शंस दे हैव टेकन टू इम्प्रूव द ह्यूमन राइट सिचुएशन इन देयर कंट्री। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये प्रोवाइड करते हैं एक अपॉर्चुनिटी सब स्टेट्स के लिए डिक्लेयर करने के लिए कि उन्होंने क्या क्या एक्शन लिए ह्यूमन राइट की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए उनकी कंट्री में। तो हमारी यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू के बारे में ये तीनों ही स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। और हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा करेक्ट ही हमसे जो है स्टेटमेंट वो पूछी है, ठीक है। इसके बाद ये जो ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में जो बात की गई, ये ह्यूमन राइट काउंसिल वैसे बनी कब है? ये ह्यूमन राइट काउंसिल बनी थी 2006 में। ये ह्यूमन राइट काउंसिल बनी थी 2006 में। इससे पहले कौन सी चीज़ थी? ये किसको रिप्लेस करके बनी थी? ये रिप्लेस करके बनी थी कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स पे। कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को रिप्लेस करके बनी थी ह्यूमन राइट काउंसिल। ये बनी थी 2006 में, ठीक है। इसके बाद मतलब इसने यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू जो स्टार्ट किया था, ठीक है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसका एक थिंक टैंक क्या है? याद रखना, मतलब ये जो ह्यूमन राइट काउंसिल है इसका थिंक टैंक क्या है? एडवाइजरी कमेटी, ठीक है। थिंक टैंक क्या होगा? एडवाइजरी कमेटी भी इसमें बैठती है जो इसको एडवाइस करते हैं, ठीक है। तो एडवाइजरी कमेटी मेनली इसका थिंक टैंक है जो मेनली एडवाइस या एक्सपर्टाइज करता है ह्यूमन राइट के इश्यूज़ के थीम्स पे, ठीक है। ये सारी जो है चीज़ें हैं इसमें, और ठीक है। ये हो गया हमारा ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। मेन हमसे यही पूछा था कि ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में पूछा था, और इसी की एक प्रोसेस है यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू जो मेनली देखते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे पूछा कसोल तीर्थान वैली जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है। कसोल तीर्थान वैली कहाँ पे लोकेटेड है? तो इस आप सबको पता होना चाहिए कहाँ पे लोकेटेड है। हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है भाई। नॉर्मल लोकेशन है, ये पता ही होना चाहिए। वैली कहाँ पे? कसोल तीर्थान वैली हमारी हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। ये होगा क्वेश्चन कंप्लीट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। हमें बताना है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में। किसने के बारे में? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बारे में बताना है। सबसे पहले मेन ऑब्जेक्टिव जो है इसका वो है प्राइवेट सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को रिसर्च में बढ़ाना। तो ये स्टेटमेंट क्या? बिल्कुल सही है, प्राइवेट सेक्टर के कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना चाहते हैं। सेकंड है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी विल बी द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ NRF। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है वो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा। थर्ड है मनी गिवन टू इट वुड बी कंट्रोल्ड बाय द जनरल फाइनेंशियल रूल्स लेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो याद रखना ये जो है ना, याद रखना जो जनरल फाइनेंशियल रूल है उससे कंट्रोल नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये ऑटोनोमस बॉडी है, ये मिनिस्ट्री से नहीं होगी, ये ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। ये ऑटोनोमस बॉडी है। ये जो भी जनरल फाइनेंशियल रूल्स है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के उनसे वो नहीं होगी। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो हमें किसके बारे में बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना है। तो हमारी जो केवल दो ही स्टेटमेंट है वो क्या है? करेक्ट है, ठीक है। अभी भाई ये देखो ये न्यूज़ में क्यों है? सबसे पहले तो यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली जो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो बिल है ना उसको इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। सबसे पहले तो इसलिए ये न्यूज़ में है, ठीक है। NRF नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल अभी आया है। अब ये इसमें क्या एस्टेब्लिश किया जाएगा? इस बिल में एक बॉडी एस्टेब्लिश की जाएगी जिसका नाम है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। एक अपेक्स बॉडी बनेगी। ये किसको रिपील करेगी? SERB को, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड,
ठीक है। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड को ये रिप्लेस करेगी। ये साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड क्या था, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 2008 में एस्टेब्लिश की गई थी बेसिक रिसर्च को साइंस और इंजीनियरिंग में क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए पर्सनस को जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है, ठीक है। और अब ये जो NRF है इसके अंडर ही आ जाएगी, SERB भी इसके अंडर ही आ जाएगी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। और ये किसके रिकमेंडेशन पे बनाई जा रही है NRF, याद रखना। न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई थी ना 2020 में, उसकी एक की रिकमेंडेशन थी कि भाई हमें ये बॉडी बनानी है, ठीक है। ठीक है, हमने 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसको बनाया, ठीक है। और मेनली ये नेशनल साइंस फाउंडेशन जो है US की, उसके ऊपर मतलब मेन मॉडल्ड है, ठीक है। इसका मॉडल किससे लिया गया है, जो US की नेशनल साइंस फाउंडेशन है उससे लिया गया है, ठीक है। आप सभी को पता है एम इसका क्या होगा, कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी की तरह काम करेगी सारे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में, ठीक है। एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी की तरह ये काम करेगी। गवर्नेंस इसको कौन एडमिनिस्टर करेगा, अभी हमने देखा था डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक, ठीक है। और एक गवर्निंग बोर्ड होगा इसका, ठीक है। और इसका बजट कितना होगा, 50,000 करोड़ 5 साल के लिए, ठीक है। जिसमें से 28% शेयर गवर्नमेंट का होगा और रिमेनिंग 72% शेयर प्राइवेट सेक्टर का होगा, ठीक है। ध्यान रखना कितना गवर्नमेंट का शेयर है, कितना प्राइवेट का शेयर है और कितना जो है टोटल फंड है और कौन सा डिपार्टमेंट इसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि भाई इसमें क्या होता है, एक गवर्निंग बोर्ड होता है, ठीक है। अभी देखा था ना, अभी इसमें कि एक गवर्निंग बोर्ड होता है। तो गवर्निंग बोर्ड के प्रेसिडेंट कौन होते हैं, एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट कौन होते हैं, याद रखना। इस बोर्ड के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। NRF का जो गवर्निंग बोर्ड बैठेगा उसके चेयरपर्सन कौन होंगे, उसके प्रेसिडेंट कौन होंगे, उसके होंगे प्राइम मिनिस्टर। एक्स ऑफिसो वाइस प्रेसिडेंट कौन होंगे, मिनिस्टर जो साइंस एंड टेक के हैं वो, और मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ये 2 मिनिस्टर क्या होंगे, एक्स ऑफिसो वाइस प्रेसिडेंट होंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी जो मेनली इसकी फंक्शनिंग को देखेगी। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को कौन चेयर करेगा, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एग्जीक्यूटिव काउंसिल को कौन हेड करेगा, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको, ठीक है। अब ये देखो कि भाई जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक की हम बात कर रहे हैं, जिसके अंडर जो NRF है उसको एस्टेब्लिश किया गया जाएगा, वो कब एस्टेब्लिश किया गया था, देखना 1971 में, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक बना था 1971 में, किस मिनिस्ट्री के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर। इसके कुछ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, ध्यान रखना। जैसे कि एक तो है निधि प्रोग्राम, इसी का है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक का निधि प्रोग्राम, निधि की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस, ठीक है। एक है विज्ञान ज्योति, एक है इंस्पायर। ये सारे प्रोग्राम किसके हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के हैं, ध्यान रखना इनको, ठीक है। तो हमारा ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन हो गया नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, डायरिया के बारे में बताना है कि डायरिया किससे कोज होता है। तो देखो याद रखना, डायरिया को कोज करने में ना बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा, पैथोजेंस, ये सारे ही रोल प्ले करते हैं। तो ये हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, तीनों ही इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ध्यान रखना कि अमीबा भी जो है वो अमीबा पैथोजन भी पहले नहीं था, ये 2020 में ये डिस्कवरी हुई कि भाई अमीबा जो पैथोजन है वो भी डायरिया को कोज कर सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। हमें बताना है बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमें बताना है कैपिटल अकाउंट के अंडर कौन सा है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट के अंडर कौन सा है, तो आप खुद देखो भाई, मैंने आपको नॉर्मल इकोनॉमिक्स में जब करवाती हूँ तो बता रखा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 कैटेगरीज होती है, एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट में जो जैसे कि गुड्स का ट्रेड हो गया, सर्विसेज का ट्रेड हो गया, ये मेनली किस में आते हैं, ये आते हैं मेनली करंट अकाउंट में। तो ये जो ट्रेड इन सर्विसेज लिख रखा है ना, ये किस में आता है, ये हमारे करंट अकाउंट में आता है। तो ये तो नहीं होगा। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग बिल्कुल होती है हमारे कैपिटल अकाउंट में। शॉर्ट टर्म क्रेडिट भी उसमें होता है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी होते हैं, ठीक है। तो 1, 2 और 4 जो है ना वो होते हैं मेनली कैपिटल अकाउंट में। और करंट अकाउंट में मेनली क्या होता है, आप सभी को पता है, जो शॉर्ट टर्म में जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है कि हमें बताने हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहली स्टेटमेंट दे रखी है, ही एस्टेब्लिश द डिप्रेस्ड क्लास वेलफेयर इंस्टीट्यूट, मतलब बहिष्कृत हितकर्णी सभा इन्होंने एस्टेब्लिश की थी। तो सभी को पता होगा बिल्कुल भाई, इन्होंने एस्टेब्लिश की थी, ठीक है। ये इन्होंने एस्टेब्लिश की थी डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, ताकि जो अनटचेबल्स हैं
उनकी डिफ़िकल्टीज़ को कम किया जा सके और गवर्नमेंट उनकी जो ग्रीवियंसेस हैं उनको सुने। सेकंड है ही रोड द बुक कॉल्ड सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक। देखो आप सभी को पता होगा सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक, और इसके साथ एक और पुस्तक का नाम आता है जिसका नाम आता है गुलामगिरी। ठीक है, ये दोनों पुस्तक किसने लिखी है? ये ज्योतिबा फुले जी ने लिखी है। किसने लिखी है? ज्योतिबा फुले जी ने लिखी है। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने नहीं लिखी है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है? रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, अब थर्ड है ही हैड सर्व्ड एज मेंबर ऑफ वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। इन्होंने वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में काम किया था। कब से कब तक? याद रखना 1942 से लेकर 1946 तक। ठीक है, 1942 से लेकर 1946 तक। ऐसा भी याद रख सकते हो कि भाई जब से क्विट इंडिया मूवमेंट चला उसके बाद से लेके और जब तक वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तब तक मेनली ये वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर थे। तो ये स्टेटमेंट क्या है? हमारी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट। तो केवल 2 ही स्टेटमेंट जो है ना वो हमारे इसके बारे में क्या है? करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें किसके बारे में बता रहे हैं? क्रिप्स मिशन के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले इट ऑफर्ड इंडियन यूनियन विद कंप्लीट इंडिपेंडेंस। आप सभी को पता होगा क्रिप्स मिशन ऐसा मिशन था जिसमें इतने लास्ट में वो बोल रहे थे कि हम आपको क्या देंगे? डोमिनियन स्टेटस देंगे। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की उसमें बात नहीं होती, डोमिनियन स्टेटस की बात की थी, जो मतलब इंडियंस ने क्या कर दिया था? रिजेक्ट कर दिया था ये ऑफर। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है कि वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रहा था। सेकंड है आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड वर्ल्ड वॉर के एंड पे द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फ्रेम ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के मतलब एंड के बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी थी। ये क्रिप्स मिशन में बोला था कि भाई ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो जाएगा तो हम आपके लिए क्या बनाएंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे जो आपके लिए एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। ऑप्शंस वाज अवेलेबल टू एनी प्रोविंस टू हैव अ सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि किसी भी प्रोविंस के पास ये ऑप्शन था कि वो अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है। तो हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट तो हमारे सेकंड एंड थर्ड केवल 2 ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। ठीक है, कब आया था ये क्रिप्स मिशन? ये 1942 में आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन बोलते क्योंकि जो सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे वो इसको मतलब लीड कर रहे थे। ठीक है, ये तो है। चलो भाई कुछ प्रपोजल, 3 प्रपोजल तो ये हो गए। एक तो डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड कर रहे थे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रोवाइड करनी थी, एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करना था। ठीक है, और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करना था। और ये भी बोला था कि जब तक ये नहीं होता तब तक जो डिफेंस ऑफ इंडिया रहेगा वो किसके हाथ में रहेगा? ब्रिटिश हैंड में रहेगा। ठीक है, और गवर्नर जनरल की जो भी पावर है वो वैसे ही रहेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा आंसर हो गया बी। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। अब आगे सी राजा गोपालाचारी फॉर्मूला पे। सी राजा गोपालाचारी फॉर्मूला के बारे में बताना है। सबसे पहले इन्होंने बोला था कि मुस्लिम लीग है उसको कांग्रेस की डिमांड को इंडोर्स करना चाहिए इंडिपेंडेंस के लिए। स्टेटमेंट बिल्कुल सही इन्होंने बोला था। सेकंड, आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इन नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया टू डिसाइड बाई प्लेबिसाइट वेदर और नॉट टू फॉर्म अ सेपरेट सॉवरेन स्टेट। ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एंटायर पॉपुलेशन जो भी थी नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट की, उनको खुद डिसाइड करना था प्लेबिसाइट से कि वो सेपरेट नेशन चाहती हैं कि नहीं चाहती हैं। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। थर्ड है गांधी जी डिड नॉट सपोर्ट द फॉर्मूला। तो याद रखना गांधी जी ने इस फॉर्मूला को सपोर्ट किया था। ठीक है, ध्यान रखना गांधी जी ने इस फॉर्मूला को क्या किया था? सपोर्ट किया था। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी? रॉन्ग होगी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है? हमारी करेक्ट है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट तो केवल 2 ही स्टेटमेंट है हमारी। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? देसाई लियाकत पैक्ट के बारे में बात करनी है। किसके बारे में? देसाई लियाकत पैक्ट के बारे में। सबसे पहले इन्होंने रिकमेंड किया कि जो 2/3 मेंबर्स नंबर ऑफ पर्सनस हैं जो कांग्रेस नॉमिनेट करेगी और जो रिमेनिंग 1/3 होंगे वो लीग नॉमिनेट करेगी सेंट्रल लेजिस्लेचर से। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये इन्होंने बोला था। बोल रहे हैं कि इन्होंने माइनॉरिटीज़ के लिए किसी रिजर्वेशन की बात नहीं की थी। क्या इन्होंने देखो आप एक चीज़ समझो, कैसा था कि इन्होंने ये रिकमेंड किया था कि जो 2/3 सीट है, याद रखना इन्होंने इक्वल नंबर बोले थे। याद रखना इन्होंने बोले थे कि ऐसा नहीं है 2/3 नंबर, इक्वल। याद रखना, ठीक है। 50% पता चले बह जाओ, ठीक है। 50% आपको कहाँ से करने थे? 50% आपको कांग्रेस से लेने से और 50% ही आपको सेंट्रल लेजिस्लेचर से लेने थे। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है। फिर दूसरा, इट डिड नॉट प्रपोज एनी रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटी के, इसने बोला था, याद रखना इन्होंने जो है ये बोला था कि भाई माइनॉरिटीज़ के लिए 20% सीट रिजर्व होनी चाहिए। ऐसा नहीं था कि इन्होंने कोई रिजर्वेशन की बात ही नहीं की थी, ठीक है। याद रखना इन्होंने 20% रिजर्वेशन की बात की थी माइनॉरिटीज़ के लिए। तो हमें इनकरेक्ट बतानी है, तो दोनों ही इनकरेक्ट हैं इस स्टेटमेंट के बारे में हमारी, ठीक है। और मतलब देसाई लियाकत पैक्ट भी उसके बाद भी कोई मतलब सेटलमेंट रीच नहीं हुआ था इसके बाद भी। तो ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बात रहा है कि कनिंघम सर्कुलर, जो इनफेमस कनिंघम सर्कुलर था वो कब आया था, तो याद रखना ये कब आया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे आया था। असम में ये मूवमेंट चला था, कब चला था, असम में मूवमेंट चला था, जिसमें जो पेरेंट्स थे, गार्जियंस थे, स्टूडेंट्स थे, उनको गुड बिहेवियर का एश्योरेंस देना था। ठीक है, तो ये चीज़ थी इसमें, तो जिसके अगेंस्ट जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मतलब एक सर्कुलर निकाला था, कनिंघम सर्कुलर के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया था स्टूडेंट्स ने। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाता है कंप्लीट। तो इसी नोट पे जो हमारे टोटल 10 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी प्लीज़ जल्दी से जल्दी कर लेना। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पर आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।